भारतीय संविधान का प्रस्तावना। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान का प्रारंभिक भाग माना जाता है। प्रस्तावना को संविधान का प्रारंभिक भाग कहा जाता है और ये इसमें उद्देश्य और आदर्श निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य निहित है। इसी कारण भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जब हम लास्ट क्लास में पढ़े थे उस दिन था 26 नवंबर। क्या था? 26 नवंबर को संविधान दिवस कहा जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस माना जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस माना जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि जो प्रस्तावना में शब्द दिए गए उनका आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसका आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में जैसे हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग। कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग। इसमें इस शब्द का अर्थ इसके दो अर्थ निकलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण जनता द्वारा किया गया है। इसके दो अर्थ हैं। इस वाक्य के दो अर्थ हैं। भारतीय संविधान का निर्माण जनता द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय जनता द्वारा किया गया। हम भारत के लोग। इसके दो अर्थ हैं। इसका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग। इसके दो अर्थ होते हैं। पहला मतलब भारतीय संविधान का निर्माण जनता द्वारा किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण जनता द्वारा किया गया। और दूसरा अर्थ होता है अंतिम शक्ति जनता में निहित है। दूसरा अर्थ होता है अंतिम शक्ति जनता में निहित है। अंतिम शक्ति इसमें जनता में निहित है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कहाँ के लोगों द्वारा किया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा, अमेरिका सरकार द्वारा, फ्रांस सरकार द्वारा या भारतीय जनता द्वारा? तो किसके द्वारा?
भारतीय जनता द्वारा इसका निर्माण किया गया। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, इससे होती है। इसके दो अर्थ है, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा किया गया और दूसरा अर्थ है अंतिम शक्ति जनता में निहित है। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम भारत के लोग, इस शब्द को कौन से देश से लिया गया है, कौन से देश से प्रभावित है? तो ये अमेरिका के देश, अमेरिका से प्रभावित है, अमेरिका से प्रभावित है, अमेरिका से प्रभावित है। हम भारत के लोग, ये शब्द अमेरिका से प्रभावित है। इसके बाद में है भारत को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है? प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है? प्रभुत्व संपन्न, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ यह होता है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। इसी के आधार पर भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। इस प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ यह है कि भारतीय विदेश नीति स्वतंत्र है, भारतीय विदेश नीति स्वतंत्र है, भारतीय विदेश नीति स्वतंत्र है, भारतीय विदेश नीति स्वतंत्र है। इसी के अनुरूप भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया, इसी के अनुरूप भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। किसको अपनाया? गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। भारत ने इसी के अनुरूप गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। भारत अपने स्वतंत्र है, अपनी जो भी विदेश नीति है उसके मामले में स्वतंत्र है। जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेज ही यहाँ की विदेश नीति को अपनाते थे, लेकिन संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण किया तो इन शब्दों को जोड़ा। इस शब्द का अर्थ होता है भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और इसी के आधार पर भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। इसके बाद में शब्द है समाजवाद। इसके बाद में शब्द है समाजवाद। कौन सा शब्द है? समाजवाद। इसके बाद में शब्द है समाजवादी। ये शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, किस द्वारा? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया। कौन से शब्द को? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीन शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी, जब बनी भारत का संविधान तैयार, तब ये समाजवादी शब्द नहीं था। इसको कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसको जोड़ा गया। इस समाजवादी क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि भारत देश के जितने भी संसाधन हैं, भारत देश के जितने भी संसाधन है उसका सामूहिक हित में प्रयोग करना। उसका प्रयोग कैसे करना? सामूहिक हित में प्रयोग करना। कैसे? सामूहिक हित में प्रयोग करना। समाजवादी शब्द, इस शब्द का अर्थ है भारत देश के जितने भी संसाधन है उसका सामूहिक हित में प्रयोग। अच्छा, अर्थात इनको बराबर भागों में बांटना। और दूसरा अर्थ ये है कि धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाना। जितने भी भारत का धन है एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होकर अनेक व्यक्तियों के हाथ में, धन के
लगाना, केंद्रीकरण पर रोक लगाना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। समाजवादी शब्द का अर्थ है देश के संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग करना, और दूसरा धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाना। समाजवादी शब्द का अर्थ। इसके बाद में है पंथ निरपेक्ष। इसके बाद में है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को भी 42वां संविधान संशोधन, पंथ निरपेक्ष को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष इस शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जोड़ा गया। इस शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए बाद में। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए। तो पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष है इसलिए कि भारत का कोई भी राज्य का अपना धर्म नहीं होगा। भारत के कोई भी राज्य का अपना धर्म नहीं होगा। भारत के कोई सी भी राज्य का अपना धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत कोई सी भी धर्म का अपना, भारत राज्य के कोई से भी धर्म का अपना धर्म नहीं होगा। अर्थात भारत के राज्य को विशेषकर अल्पसंख्यक को संरक्षण देने का कार्य करेगा। भारत के राज्य अल्पसंख्यकों को आरक्षण देगा। भारत के राज्य अल्पसंख्यकों को आरक्षण देगा या संरक्षण करेगा। राज्य क्या कर सकता है? पंथ निरपेक्ष। भारत में पंथ निरपेक्ष को अपनाया गया। भारत में पंथ निरपेक्ष को अपनाया गया। जबकि क्वेश्चन आ जाए कि अमेरिका में किसको अपनाया गया? अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष को अपनाया गया। अमेरिका में किसको अपनाया गया? धर्मनिरपेक्ष। भारत में पंथ निरपेक्ष को, अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना है? भारत के पंथ निरपेक्ष में भारत के जितने भी राज्य हैं उनका कोई धर्म नहीं होगा। राज्यों का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य अल्पसंख्यकों का संरक्षण करेंगे। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर समझे तो जम्मू एंड कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया। वैसे राजस्थान में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। अर्थात जिस राज्य में जिस धर्म की संख्या कम है उनको अल्पसंख्यक माना गया। ये तो था पंथ निरपेक्ष। अब है पंथ निरपेक्ष के बाद में अगला है पंथ निरपेक्ष के बाद में लोकतंत्रात्मक। क्या है? लोकतंत्रात्मक। पंथ निरपेक्ष के बाद में लोकतंत्रात्मक। पंथ निरपेक्ष के बाद में लोकतंत्रात्मक। ये 3 शब्द याद रखना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। ये 3 शब्द याद रखना। इसके बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक। कौन सा? लोकतंत्रात्मक। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? इस शब्द का अर्थ होता है कि भारतीय जनता द्वारा जनता के लिए शासन करना। इसका अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए शासन करना। इस शब्द का अर्थ होता है जनता का। इस शब्द का अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए शासन करना। जनता द्वारा जनता के लिए शासन करना। इस शब्द का अर्थ इस प्रकार होता है कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन करना। इन शब्दों का अर्थ समझना। यहाँ का क्या अर्थ होता है? द्वारा क्या अर्थ होता है? के लिए का क्या अर्थ होता है?
तो इसमें जनता का तात्पर्य यह है कि अंतिम शक्ति जनता में निहित होगी। इस शब्द का अर्थ अंतिम शक्ति किसमें निहित होगी? अंतिम शक्ति किसमें? जनता में निहित होगी। और जनता द्वारा का तात्पर्य यह है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करेगी। किसके द्वारा? प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करेगी। जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करेगी। जनता का अर्थ यह है कि अंतिम शक्ति जनता में निहित होगी और जनता द्वारा, इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करेगी। किसके द्वारा? प्रतिनिधियों द्वारा शासन करेगी। जबकि के लिए क्या करता है? जनता के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। के लिए क्या करता है? जनता के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। जनता के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। कार्य किया जाएगा। तो लोकतंत्रात्मक, इसका क्या अर्थ होता है? जनता द्वारा जनता के लिए, इसका सब अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए। इसमें जनता का, इस का अर्थ होता है कि अंतिम शक्ति किसमें निहित होगी? जनता में। अंतिम शक्ति किसमें होगी? जनता में। जबकि जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करेगी। जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करेगी। जबकि जनता के लिए, इसमें क्या अर्थ होगा? जनता के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। इसका क्या अर्थ होगा? जनता के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। तो लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए। इससे लोकतंत्रात्मक अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए। इसके बाद में है अगला गणराज्य। अगला शब्द है गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अगला शब्द है गणराज्य। अगला शब्द है गणराज्य। इस गणराज्य का क्या अर्थ होता है? इस गणराज्य का क्या अर्थ होता है? भारतीय संविधान प्रस्तावना के गणराज्य का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होगा और वो वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित होगा। वो क्या होगा? निर्वाचित होगा वंश के अनुसार नहीं, वंश के अनुसार नहीं। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। भारत का राष्ट्रपति क्या होगा? निर्वाचित होगा, वंश के अनुसार नहीं। कैसे? भारतीय विधायिका में संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? संसद के अंग, संसद किससे मिलकर बनी होती है? तो संसद लोकसभा, राज्यसभा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्र, तीन से मिलकर बनी होती है। संसद के अंग। अगर संसद के सदन पूछे तो सदन तो दो है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के अंग कितने होते हैं? तीन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में क्या होता है? वहाँ का राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष, राष्ट्रपति कह दो या राज्य का अध्यक्ष, ये क्या होता है? ब्रिटेन में क्या होता है? वंश के अनुसार होता है, अर्थात निर्वाचित नहीं होता है। ब्रिटेन में वंश के अनुसार होता है, अर्थात ये निर्वाचित नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। भारत के गणराज्य क्या क्या अपनाया गया है? भारत में क्या अपनाया है और इंग्लैंड ने क्या अपनाया? तो भारत ने भी लोकतंत्र अपनाया और इंग्लैंड ने भी लोकतंत्र अपनाया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, भारत में लोकतंत्र के साथ
गणतंत्र को अपनाया है। भारत में लोकतंत्र के साथ गणतंत्र को अपनाया है, जबकि इंग्लैंड में राजतंत्र को अपनाया है। इंग्लैंड में राजतंत्र को अपनाया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये कि भारत में भी लोकतंत्र है, ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है। भारत में गणतंत्र को अपनाया है, जबकि इंग्लैंड में राजतंत्र को अपनाया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो शब्द है गणराज्य, ये किसका है? नागरिकता का। ये शब्द नागरिकता का। तो कहा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक किसको माना गया है? भारत का प्रथम नागरिक किसे माना गया है? एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इससे। भारत का प्रथम नागरिक किसे माना गया है? तो भारत का प्रथम नागरिक किसे माना गया है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना गया है, इसीलिए राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो यहाँ तक तो और समझ में आ गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन तीन शब्द का अर्थ मालूम करेंगे। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के बताए गए? कितने तरह के न्याय बताए गए? तो न्याय बताए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने तरह के न्याय बताए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना? कितने न्याय बताए गए? एक सामाजिक न्याय बताया गया है, एक आर्थिक न्याय बताया गया है और एक राजनीतिक न्याय बताया। इसमें सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान करेंगे। इसमें क्या होगा? पिछड़े वर्ग, जितने भी पिछड़े वर्ग उनका उत्थान करना, उनको बढ़ावा देना, पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। इस सामाजिक न्याय का अर्थ होता है पिछड़े वर्गों का उत्थान करना, जबकि आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि सबकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। सबकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। सबकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन शब्द बताए गए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो इस शब्द का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। इसका अर्थ होता है पिछड़े वर्गों का उत्थान करेंगे, जबकि आर्थिक न्याय का अर्थ होता है सबकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, जबकि राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि सभी को समान मताधिकार मिलेगा। सबको समान मताधिकार मिलेगा। सबको मत देने का अधिकार मिलेगा। सबको समान मताधिकार मिलेगा। ऐसा तो नहीं है भारत में राष्ट्रपति को 5 वोट देने का या प्रधानमंत्री को 10 वोट देने का या किसी अंबानी को 10 वोट देने का अधिकार। एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार मिलेगा। इसीलिए राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है सबको समान मताधिकार मिलेगा। अपने ये इम्पोर्टेंट है, अपने हिसाब से, अपने राजनीतिक हिसाब से राजनीतिक न्याय इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको सबको समान मताधिकार मिलेगा। इसके अनुसार सबको समान मताधिकार मिलेगा। ऐसा तो कुछ कहीं पे भी नहीं देखा होगा भारत में। स्त्री को 3 वोट देने का अधिकार है, पुरुष को 5 वोट देने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, इसीलिए कहा गया सबको समान, क्या कहा गया? सबको समान मताधिकार मिलेगा। सबको समान मत देने का या वोट देने का अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा? सबको समान वोट देने का अधिकार मिलेगा। इसके बाद में शब्द है विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद में शब्द है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद में कितनी स्वतंत्रता बताई गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई? तो पहले विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। भारतीय संविधान की उपासना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये 5 शब्द बताए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई? ये 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इन स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? विचार, विचार की स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार विचार की स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? विचार की स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि सरकार, जनता सरकार की लिखित, मौखिक या सांकेतिक आलोचना कर सकती है। जनता सरकार की लिखित, मौखिक या सांकेतिक 3 प्रकार की आलोचना कर सकती है। जनता क्या कर सकती है? सरकार की आलोचना कर सकती है, सरकार के बारे में बता सकते हैं कि किस तरह से एक लिखित, सरकार को पत्र लेके कह सकती है कि आप कार्य नहीं कर रहे। किस आधार पर? सरकार को पत्र लिख के या कहीं पोस्टर करके कि सरकार नहीं। दूसरा मौखिक, जनता बोल के सरकार की आलोचना कर सकती है, सरकार की कमियां गिना सकती है। और सांकेतिक, सरकार के कार्टून बना के, सरकार के ऐसे डायग्राम बना के कैसे तो इस हिसाब से आलोचना कर सकती है। तो विचार, लोगों के विचार किस तरह से जनता सरकार की किस आधार पर आलोचना कर सकती है? तो लिखित, मौखिक और सांकेतिक, इस आधार पे आलोचना कर सकती है। इसके बाद में विश्वास, इसके बाद में अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का तात्पर्य भी इसी आधार पर, अभिव्यक्ति का तात्पर्य भी जनता सरकार की अभिव्यक्ति के आधार पर आलोचना कर सकती है। किस आधार पर? लिखित, मौखिक, सांकेतिक, इन आधार पे आलोचना कर सकती है। विचार और अभिव्यक्ति, इसका तात्पर्य जनता सरकार की लिखित, मौखिक और सांकेतिक आलोचना कर सकती है। जबकि विश्वास, इसका तात्पर्य होता है कि हम नास्तिक और आस्तिक हो सकते हैं। हम नास्तिक और आस्तिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नास्तिक और आस्तिक हो सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विश्वास की स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि हम नास्तिक भी हो सकते हैं, आस्तिक भी हो सकते हैं। हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि हम आस्तिक हो या नास्तिक हो। हम भगवान को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। इस आधार पर विश्वास से तात्पर्य है हम नास्तिक और आस्तिक हो सकते हैं। हमें भगवान के ऊपर विश्वास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस हिसाब से हम नास्तिक और आस्तिक भी हो सकते हैं। उसके बाद में धर्म की स्वतंत्रता का तात्पर्य, इसमें हम अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं कि हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धर्म को परिवर्तन कर सकते हैं। धर्म को परिवर्तन कर सकते हैं। धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि हमको धर्म परिवर्तन करने से रोका जाए। भारतीय नागरिक को, सभी नागरिक को धर्म परिवर्तन का अधिकार है, लेकिन इसमें दबाव नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति दूसरे पर दबाव डाल के धर्म परिवर्तन करे। हमको धर्म परिवर्तन करने का अधिकार स्वतंत्रता के हिसाब से सब। और उसके बाद में उपासना का क्या तात्पर्य? उपासना का हमारे पूजा पद्धति किसी प्रकार की भी हो सकती है। हम अपनी पूजा पद्धति किसी आधार पे कर सकते हैं। हम चिल्ला चिल्ला के भगवान का नाम ले सकते हैं।
या मन में ले सकते हैं। हमारी पद्धति कैसी भी हो सकती है, हमें रोका नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रात को 10 बजे या 12 बजे लोगों को डिस्टर्ब करें चिल्ला चिल्ला के भगवान का नाम लेके। हमारी पूजा पद्धति कैसी भी हो सकती है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। हमारी स्वतंत्रता की उपासना में कुछ शर्तें में हमारी पूजा पद्धति कैसी भी हो सकती है। इसके बाद में है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसके बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो हमारे इस पॉइंट में प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसका तात्पर्य क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसका क्या तात्पर्य है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, हमारी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता रहेगी। हमको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलेगी इस आधार पर, भारतीय स्वतंत्रता के आधार पर। उसके बाद में है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारतीय संविधान में 3 शब्द बाद में जुड़े थे इंदिरा गांधी सरकार। कौन कौन से? एक तो समाजवादी, एक पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता। अर्थात अखंडता का तात्पर्य यह है कि भारत के किसी भी भाग को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत के किसी भी भाग को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। और एकता का तात्पर्य यह है कि भारत एक इकाई के रूप में कार्य करेगा। भारत एक इकाई के रूप में कार्य करेगा। जबकि बंधुता का तात्पर्य यह है कि भारतीय लोगों को भाईचारा का विचार मिलेगा। भारतीय लोगों को हम की भावना या भाईचारे का विकास करेगा। तो ये कुछ शब्द थे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। और यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बाद में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए, इंपोर्टेंट ये है, कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंड, ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए। जब भारत का संविधान बना तो ये शब्द नहीं थे, ये कब जोड़े गए? बाद में जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को। 42वां संविधान संशोधन 1976 को ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन कौन से शब्द बाद में जोड़े गए। कौन से शब्द? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। कौन सा संशोधन किया गया भारतीय संविधान में? 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा एक संशोधन करके समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। यह तो थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यहाँ से किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकता है, यहाँ से किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकता है। अपनी नेक्स्ट क्लास में भारतीय संविधान के कुछ बिंदु रह गए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे।